नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। चलिए खबरों का रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत सिंह मान भटिंडा पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर उनकी पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है, जनता के लिए कर रही है, लेकिन कैप्टन सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए हम आपको सुनाते हैं। गल कहना कि लोकां नूं तां कोई भी छूट नहीं मिली ना। खड़ियां गड्डियां दे पैसे, बंद स्कूलों दी फीसां, बंद दुकानां दे बिल, पैसा जिहड़ा इन्हां ने कहा भी इन्ने लख जिहड़ा कोरोना ते खर्चा कित्थे खर्चदा। क्योंकि 12 सवारियां पास हैगी ते बहा असीं तन सकदे हां ते टैक्स 12 दे ते टैक्स 12 दी ला टैक्स होने 12 सवारियां दा नहीं। मैं पार्लियामेंट च कर मैं कर ये अपने कल्ले पंजाब दा नहीं, नेशनल लेवल ती है। बाकी भी ना करते ना, नेशनल परमिट वाली गड्डियां ने ना तो सारे बाकी स्टेटां भी है। मेरे को आए भी सी टैक्सी दे नाले कहते साडा तां जमीन बुरा हाल हो गया, जिस की करिए साडे कोल विचारे हुंदे आही गल मैं क्योंकि इस बार ना 14 तरीक तो दिन मतलब सैटरडे संडे भी छुट्टी है नहीं, जिन्ना भी मौका मिलूगा मैं बोलूंगा। उधर गुरदासपुर पहुंचे अकाली नेता गुरबचन सिंह बब्बेहाली ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं की शह पर अकाली वर्करों पर झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं गुरदासपुर के गांव भटोया में एक अकाली वर्कर पर खेतों को जाने वाले रास्ते को अपने जमीन में मिलाने और उसे खुर्द-बुर्द करने के मामले को लेकर बब्बेहाली ने कहा कि यह मामला सियासी दबाव के चलते दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि ये झूठ मामला खारिज नहीं किया गया तो उनकी तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। पंजाब में कोरोना के कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे नेता भी बच नहीं पा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पटियाला में आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी के नेता सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देखे गए। न तो कार्यकर्ताओं ने मास्क पहना था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ होकर के, लापरवाह होकर के कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रदर्शन माना कि जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कोविड के जो संकट चल रहा है कोविड-19 का, और जिस तरह से पंजाब में विस्फोटक स्थिति बनती जा रही है, उसके मद्देनजर सावधानी भी जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पे उसका पालन नहीं किया गया है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोठी का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों पर पटियाला पुलिस ने लाठीचार्ज किए। साथ ही पुलिस ने 6 नेताओं को भी हिरासत में लिया, जिसमें सिमरजीत सिंह बैंस भी शामिल रहे। आपको बता दें कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर के प्रदर्शनों का पूरे पंजाब में दौर चल रहा है। हर तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं और साधु सिंह धर्मसोत के पुतले फूंके जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस पूरे मामले में अहम जो है आरोपी बताया जा रहा है। अब इसको लेकर के प्रदर्शन चूंकि पटियाला में चल रहा था, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने के लिए लोग पहुंचे हुए थे और पुलिस ने इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर पंजाब की राजनीति लगातार गर्माती जा रहा है। इस दौरान पंजाब में कई जिलों में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का पुतला फूंका गया। हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बरनाला, नाभा, पटियाला। इसके अलावा और भी दूसरे शहरों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। हालांकि कोविड के अगर बात करें, दिशा निर्देशों की धज्जियां तो उड़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश चल रही है और ये प्रदर्शनों का दौर चल रहा है कि 60 कथित रूप से 60 करोड़ रुपए के घोटाले में नाम जो आ रहा है वो है कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का। उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके पुतले फूंके जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनों का दौर यह आज नहीं बल्कि कई दिनों से चल रहा है, लगातार चल रहा है। और इस संदर्भ में लेकिन देखा जा रहा है कि जो टॉप ब्रास है पार्टी की चाहे सरकार की, उसकी तरफ से कोई बयान इस पर नहीं आ रहा है, जबकि विपक्ष लगातार इस पर जवाब तलब कर रहा है और लेकिन अभी तक जवाब उनको नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा कद्दावर नेता इस मामले पर सफाई देने के लिए नहीं आया। हालांकि 2 बार बात कही गई है, लेकिन वो नाकाफी रही है। और आपको बताएं कि प्रदर्शनों का दौर चल रहा है और कहीं ना कहीं देखा जाए कि संक्रमण के इस दौर में यह एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण भी है।
उधर बरनाला में भारतीय किसान यूनियन उगराहा ने भी केंद्र सरकार के तरफ से लाए गए 3 ऑर्डिनेंस और बिजली एक्ट के विरोध में प्रदर्शन किया गया। डीसी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर पंजाब सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। किसानों ने डीसी को मांग पत्र भी सौंपा। भारतीय किसान यूनियन का इस पर कहना है कि पंजाब में किसानों की खुदकुशी की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वे लोग 15 सितंबर से 20 सितंबर तक अमृतसर और पटियाला में प्रदर्शन और तेज करेंगे। गौर करने वाली बात है कि इस प्रदर्शन में भी कोई ख्याल कोविड नियम को लेकर के नहीं रखा गया। हालांकि किसानों के जो दिक्कतें हैं उसको नेताओं को भी सुनना चाहिए ताकि ये नौबत ना आए कि किसान सड़क पर उतरे। वहीं जालंधर में पनबस कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग रही कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और उन्हें पूरी तनख्वाह दी जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर जल्द मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रदर्शन उनका और तेज हो जाएगा। वहीं होशियारपुर में निपुण शर्मा को जिला अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद से निपुण शर्मा की अगुवाई में बीजे कार्य समिति की वर्चुअल बैठक भी हुई। इसमें कई नेता और मंत्री मौजूद रहे। वहीं बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कैप्टन सरकार की नाकामियों पर तंज कसा और कार्यकर्ताओं को आगामी नगर निगम और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कसने के लिए आगाह किया। वहीं पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर बीजेपी की उपलब्धियां घर घर पहुंचाने के लिए कही और साथ ही साथ कैप्टन सरकार की नीतियों की मुखालफत करने की भी बात कही। उधर मानसा में कॉमरेड भूपचंद की अगुवाई में एकत्र हुए कॉमरेडों ने थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सभी कॉमरेड की रिहाई की मांग की गई। दरअसल वीकेंड लॉकडाउन के दौरान मानसा पुलिस और जो लेफ्ट की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच शनिवार को आपसी झड़प हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक कुछ लोग ने पुलिस पर हमले भी किए। इस पर पुलिस ने सीपीआईएम के नेता कुलविंदर सिंह समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनकी रिहाई के थाना सेक्टर 2 के सिटी 2 के बाहर धरना लगा करके प्रदर्शन भी किया गया। उधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को मुठभेड़ के बाद बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में आतंकियों और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के बीच फायरिंग भी हुई थी, जिसके बाद ये गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई। दोनों आतंकियों के नाम भूपेंद्र उर्फ दिलावर सिंह है और जबकि दूसरा का नाम कुलविंदर सिंह है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। इनके पास से 6 पिस्टल और 40 कार्ट्रिज बरामद किए गए। उधर गुरदासपुर के पुल की कब बदलेगी तकदीर, यह चर्चा का विषय है। सिटी रोड के हांसली पुल को टूटे 8 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुल में एक ईंट भी नहीं लगी है। जनवरी से तोड़े गए इस पुल का काम सरकार की तरफ से सितंबर तक पूरा हो जाना चाहिए था। इस पुल को बटाला की लाइफ लाइन भी कहा जाता है, लेकिन जिस पर से रोजाना दरअसल 50,000 से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, लेकिन अब उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुल के न होने से दुकानदारों का भी काम एक तरह से ठप हो चुका है। धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य से सभी परेशान हैं। साल ये लगभग जो साल के एंड वाले महीने पुल तोड़िया गया तो 30 सितंबर की जी 2020 की डेट दी गई थी। 30 सितंबर 2020 तक जोड़ा वा पुल बन के पूरा तैयार हो जाएगा। और एक गल से मैं दसना चाहना कि पुल जोड़ा वा कला पुल का ही नहीं है इतने काम कि एक पुल के नाम का ही सिर्फ गल है। एक शहर की लाइफ लाइन है, एक वो वाली नाड़ी है जी दिल में जोड़न वाली होंगी है, जिद टुटन नाल एक इधर पाकिस्तान और उधर बार्डर वाला एरिया बन चुका है। लोगों के कारोबार प्रभावित हो जाते हैं, लोगों के कारोबार खराब होते हैं। और वो पुल तोड़ के वो अंदर मैं लगता है कि सिर्फ 2 ਤੋਂ 3 महीने ही काम चलिया, बाकी कुछ महीने कोई काम नहीं है। कई ठेकेदार बदल गए, कभी लेबर बदल गई, कभी कुछ रुक गया। और ये मैं एक होर गल कहना चाहना कि पुल तोड़िया वो इन्हों ने दूसरिया सड़क भी शुरू कर दी ਜਿਹੜੀਆਂ मतलब कि शहर ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ एक रस्ता मेन पूरे बटाले के अंदर किसी ने आना है तो बटाले का मेन रस्ता वा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਆ ਰਹਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਵੀ ਤੋੜਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਵਾਲੇ ਤਲਾਬ ਵਾਲੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਇਹ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ।
ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁਲੇ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੱਧੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੇੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਨਹਿਰੂ ਗੇਟ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ वहीं रोजगार की मांग को लेकर पठानकोट के जुग्याल में एक युवक 80 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। इस दौरान युवक के साथ एक 85 साल का बुजुर्ग भी उसके साथ चढ़ गया। युवक का कहना है कि वह काफ़ी अरसे से बेरोजगार है, लिहाजा उसे सरकार रोजगार मुहैया कराए। युवक और उसके साथ बुजुर्ग जो व्यक्ति थे उनकी तरफ से बैराज विस्थापितों को नौकरी नहीं देने की बात कही गई, लेकिन उनका कहना है कि उनकी ज़मीनें तो हालांकि ले ली गई प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन जो वादा किया गया था नौकरी देने को लेकर के वो पूरा नहीं किया गया। इसके लिए लगातार प्रदर्शनों का दौर भी चला है, लेकिन सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। लिहाजा जो 85 साल के बुजुर्ग हैं और जो युवक है दोनों 80 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गए और अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। और इन्होंने मांग की है कि जो वादा किया गया था इनकी ज़मीनें लेकर के इन्हें नौकरी देने की, तो अब इन्हें नौकरी दी जाए। उधर फाजिल्का के पंजाब राजस्थान बॉर्डर के पास गांव वरियाम खेड़ा के पास लंबी माइनर में एक युवक का शव नग्न हालत में बरामद हुआ, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को बरामद किया। पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने पर वे वहां आए थे। पुलिस ने इस दौरान शव को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फिलहाल इस मामले में तफ्तीश अब जारी है। एएससी गुरबचन सिंह चौंकी पट्टी सतीक तो सानू एक सूचना मिली सी कि एक डेड बॉडी है 30-35 साल के नगन हालत के विच जिहड़ी ये मलूका मैनर आ लंबीआ मलूका मैनर तो निकल के लंबी मेरे वरियाम खेड़ा शेरगढ़ नूं जांदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਨਰਸ ਸੇਵਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਪੂਰੀ। वहीं जलंधर में भारतीय वायुसेना में रिटायर्ड सार्जेंट की एक विधवा पत्नी अपने विदेश में फंसे बीमार बच्चे को लेकर के परेशान है। वह लगातार सरकार से गुहार लगा रही है कि उनके बेटे को वापस लाया जाए। दरअसल इन महिला का कहना है कि यूक्रेन में बीमार उनका बच्चा पैसे के अभाव के चलते काफ़ी कष्ट में है, वो वापस नहीं आ पा रहा है और लिहाजा सरकार मदद करे ताकि उनका बेटा उनके पास चला आए। आपको बता दें कि इनका बच्चा विदेश गया था, लेकिन वहाँ पे वह बीमार पड़ गया है, उसके पास पैसे भी नहीं है और घर वापस भी नहीं आ पा रहा है। लिहाजा ऐसे में इन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार उनके बच्चे को स्वदेश लाने में मदद करे। और चलिए अब रुख करते हैं हिमाचल की खबरों का। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पहले ही दिन ही लेकिन विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। दरअसल सदन की कार्रवाई दिवंगत नेताओं को शोक श्रद्धांजलि देने के बाद शुरू हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साप्ताहिक कार्यसूची की जानकारी दी तो विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में राशन और बिजली महंगी हो गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सदन में उनकी मांगें भी नहीं सुनी जा रही। इस दौरान सीएम के इस्तीफे की मांग भी की गई। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री दरअसल नियम 67 के तहत चर्चा की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने विपक्ष से मुखातिब होते हुए कहा कि चर्चा की जाएगी लेकिन मंत्रियों का परिचय जरूरी है। इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और विपक्ष के बीच हंगामे को लेकर थोड़ी बहुत नोकझोंक भी देखी गई। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को प्रस्ताव पर बोलने की हालांकि अनुमति दी। अग्निहोत्री ने सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा भी कि 6 महीने उनकी जो कार्यशैली रही वो सवालों के घेरे में रही है। इसके बाद सीएम जयराम ठाकुर जवाब देने के लिए उठे और उन्होंने मुख्यमंत्री ने इस दौरान अग्निहोत्री के इस्तीफे पर कहा कि क्या वो उनके कहने पर इस्तीफा देंगे। नियम 67 पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना को लेकर सभी सदस्यों को नोटिस दिया गया है, सरकार की ओर से बयान भी दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि पहली बार विपक्ष की तरफ से नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। सदन में बीजेपी विधायकों की तरफ से टाएं टाएं फिस के नारे भी लगाए गए।
वहीं प्रदेश में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और जन समस्याओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस 8 सितंबर को चौड़ा मैदान में विरोध प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भाग लेंगे, जिसकी जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि लोगों की समस्याओं को लेकर सरकार की आंख कान खोले जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम सरकार प्रदेश की समस्याओं पर अंधी, गूंगी और बहरी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के दौरान कांग्रेस का यह धरना प्रदर्शन सरकार को जगाने का संघर्ष है। इस सरकार ने कांग्रेस पार्टी को मजबूर किया, क्योंकि जो इस सरकार का शासनकाल रहा है और ख़ासकर जो कोरोना काल रहा है, हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के जो है नए आयाम स्थापित हुए। नित्य जो है भ्रष्टाचार के नए मामले सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा करना पड़ा और अभी जो इनके मंत्री हैं उन पे विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है। उसी तरह से जो समाज का हर वर्ग है, चाहे कर्मचारी हैं, युवा हैं, किसान हैं, बागवान हैं, व्यापारी हैं, इस सरकार ने कोरोना काल में किसी की मदद। तो अभी आप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को सुन रहे थे, किस तरह से वो सरकार को घेरने की तैयारी में है। सदन में भी नेता प्रतिपक्ष घेर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस पूरी तरह से लामबंद है। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। सुशांत सिंह की संदिग्ध मौत के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत नेपोटिज्म, मूवी माफिया के खिलाफ मुखर रही हैं। पिछले दिनों शिवसेना सांसद संजय राउत और उनकी जुबानी जंग भी देखने को मिली और यह एक तल्ख टिप्पणी का दौर जो है इनके बीच शुरू हो चुका है और अब शिवसेना की तरफ से धमकियां भी दी जा रही है। इसी के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा भी मुहैया कराई है। बेबाक बोल के लिए मशहूर बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत को गृह मंत्रालय की ओर से वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। दरअसल शिवसेना के कद्दावर नेता संजय राउत के साथ कंगना की जुबानी जंग के बाद बदले हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। एक तरफ जहां कंगना रनौत सुशांत सिंह मौत के मामले में खुलकर अपनी बात रख रही हैं और बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन बेनकाब कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना के नेता संजय राउत के साथ तल्ख बयानों को लेकर खासी हमलावर है। दरअसल राउत के कंगना को मुंबई नहीं आने की नसीहत के बाद कंगना ने मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से कर दी। इसके बाद संजय राउत के आपत्तिजनक बयानों पर कंगना ने पूरी शिवसेना को आईना दिखा दिया। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना के इस पलटवार से अंदाजा लगा सकते हैं कि बयानों की तलखी किस कदर बढ़ चुकी है। दरअसल 3 सितंबर को कंगना रनौत ने संजय राउत को कोट करते हुए एक ट्वीट किया और लिखा, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुले तौर पर धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई नहीं आऊं। मुंबई की सड़कों पर आजादी के नारों के बाद अब खुली धमकी मिली है। मुंबई पाक अधिकृत कश्मीर की तरह क्यों लग रही है? इस ट्वीट के बाद हालांकि कंगना की भी आलोचना शुरू हो गई है। उनके कई सहयोगी फिल्म स्टार ने मुंबई की तुलना पीओके से करने पर नाराजगी जाहिर की। हालांकि इस ट्वीट के बाद शिवसेना भड़क गई और खास तौर पर सांसद संजय राउत की जुबान और तल्ख हो चली। शिवसेना के मुख्य पत्र में कंगना को मेंटल वुमेन तक करार दे दिया गया है। शिवसेना की तरफ से कहा गया है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर कि एक आउटसाइडर जिसने मुंबई में आकर सब कुछ हासिल किया, वो मुंबई का अपमान कर रही है और गलत बातें बोल रही है। इसकी आलोचना होनी चाहिए। संजय राउत पर उनके बयानों के लिए
जब उनसे माफी मांगने को कहा गया तो उन्होंने इससे किनारा कर लिया और कहा कि पहले कंगना उनसे माफी मांगे। हालांकि संजय राउत जितने तल्ख हैं तो कंगना रनौत के बयान भी कम धारदार नहीं है। धमकी और तीखी बयानों से भड़की कंगना ने शिव सैनिकों को ओपन चैलेंज दिया है। 4 सितंबर को एक ट्वीट में रनौत ने लिखा, मैं देख रही हूँ कि कई लोग मुझे मुंबई वापस नहीं आने की धमकी दे रहे हैं, इसीलिए मैंने तय किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी और मैं मुंबई एयरपोर्ट पहुंचकर टाइम पोस्ट करूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। उधर कंगना के मुंबई जाने के ऐलान के बाद कंगना के परिजनों को उनकी चिंता सताने लगी है। खासतौर पर बॉलीवुड क्वीन के पिता अमरदीप रनौत इस प्रकरण से काफी ज्यादा परेशान है। कंगना ने खुद एक वीडियो ट्वीट करके उनकी परेशानी जाहिर की है। कंगना के पिता ने प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू को सुरक्षा के लिए पत्र लिखा और बहन रंगोली चंदेल ने भी सीएम जयराम को फोन किया। उसके बाद हिमाचल सरकार ने कंगना की सुरक्षा बढ़ाई। पिछले दिनों बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की सुरक्षा से संबंधित बहुत तरह की बातें समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में देखने को मिली हैं। कंगना रनौत हिमाचल से संबंधित हैं और बॉलीवुड में उनने हिमाचल का नाम और पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से डीजीपी को हमने आदेश दिए कि वो उनकी सिक्योरिटी थ्रेट की असेसमेंट करें और उसके पश्चात हमने एक निर्णय लिया कि उनके निवास मनाली में हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी और आवश्यक होगा तो जो प्रवास उनका होगा, जो टूर होगा, उसमें भी हिमाचल प्रदेश अपनी सुरक्षा देने के लिए तैयार है। इसके साथ में मुझे और भी जानकारी मिली कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से भी पिछले कल सीआरपीएफ की ओर से 11 कमांडो की एक टीम जो है उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं इस निर्णय का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि कंगना रनौत हमारी हिमाचल की बेटी है, उनकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। शिवसेना की लामबंदी और कंगना की चुनौती को देखते हुए देश भर से उनकी सुरक्षा की आवाजें उठने लगी हैं। लिहाजा अब गृह मंत्रालय ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दी है। कंगना रनौत ने इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया और कहा कि गृह मंत्री ने भारत की बेटी की लाज रखी और इसके बाद अब किसी भी देशभक्त की आवाज को नहीं कुचला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हिमाचल, पंजाब। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों को लेकर के सुर्खियों में लगातार रहती हैं। आपको बताते हैं उनकी टिप्पणियों को लेकर के पूरे भारत में चर्चा जो है वो जारी है। आपको बता दें कि इस दौरान मनाली में वो हैं और उन्हें उनका कोरोना टेस्ट करने के लिए वो एक टीम पहुंची। दरअसल माना जा रहा है कि मुंबई रवाना होने से पहले उनकी जो है टेस्टिंग की जाएगी और इसको लिए उनका जो है कोरोना टेस्ट किया गया है और रिपोर्ट का हालांकि इंतज़ार ज़रूर है। कंगना रनौत जी का कोविड टेस्ट करने के लिए इनके घर यहाँ आए। यहाँ पर इनके परिवार से 2 लोगों का टेस्ट होगा, कंगना जी और उनकी सिस्टर रंगोली जी का, साथ में उनका एक पीए है, उनका भी टेस्ट होगा। 3 व्यक्तियों का टेस्ट होगा। तो इसकी रिपोर्ट कल तक संभवतः। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विद्या भारती 11 सितंबर से देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। इसको लेकर हिमाचल शिक्षा समिति के महासचिव दिलाराम चौहान ने कहा कि इस जागरूकता अभियान के तहत सुधार के दायरों, पैमानों और प्रभाव पर व्यापक चर्चा की जाएगी ताकि लोगों को नई शिक्षा नीति की पूरी जानकारी मिल सके। इसके अलावा एक माइनएप प्रतियोगिता भी आयोजित कराई जाएगी। इसमें छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो शुरू हुई है, इसके लिए हम विद्या भारती प्रदेश भर में एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2020 से ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। जो हमारी लंबे समय के बाद कुल्लू के भुंतर हवाई अड्डे से हवाई उड़ान शुरू हो गई है। इससे पहले दिन अगर बात करें तो 48 यात्रियों ने उड़ान भरी। एयरलाइंस की इस उड़ान में दिल्ली से 48 यात्री पहुंचे, जिनमें अधिकतर पर्यटक शामिल थे। वहीं भुंतर से 100 लोगों ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। एयरपोर्ट प्रबंधन से जानकारी के मुताबिक सप्ताह में 4 दिन यह फ्लाइट अपनी सेवाएं देगी।
जिसके तहत दिल्ली से पहले चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से भुंतर फ्लाइट पहुंचेगी। हवाई उड़ान का सप्ताह में 4 दिन का शेड्यूल तय किया गया है, जिससे अब घाटी के व्यवसाय को ज़रूर फायदा पहुंचेगा। कुल्लू के मणिकर्ण और मनाली के इलाकों में जल्द ही पर्यटकों के लिए होटल खोल दिए जा रहे हैं। वहीं हवाई उड़ान होने से यहाँ के पर्यटन व्यवसायियों को भी ज़रूर लाभ मिलेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।